हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था फॉरेस्ट के बारे में कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में फॉरेस्ट को इफ़ेक्ट किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स बनाए जिन्होंने नेचुरल फॉरेस्ट को कट करके अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसे पेड़ उगाए जिनको बेच करके या जिनकी लकड़ी को यूज़ करके ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो रहा था और जो लोकल लोग थे उनकी लाइफ्स कैसे इफ़ेक्ट हो रही थी। तो उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। अब जब ये कॉलोनीज जो थी ये फॉरेस्ट में चेंजेस कर रहे थे तो इससे क्या हुआ, न्यू ट्रेड हुआ, न्यू एम्प्लॉयमेंट भी हुई और कुछ न्यू सर्विसेज भी स्टार्ट हुई। जैसे कि colonial control over forest has positive impact also। ये जो कॉलोनीज थी, जैसे ब्रिटिशर एक कॉलोनियल पावर थी इंडिया के लिए, इनका जो फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल था इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे। सम अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप इन ट्रेड। ट्रेड में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आगे आई। बट इन इंडिया ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वर फ्रॉम मेडिवियल इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंडिया में फॉरेस्ट के रिलेटेड जो ट्रेड था वो ब्रिटिशर्स के आने से स्टार्ट हुआ। मेडिवियल इंडिया, जब राजा महाराजाओं का रूल था इंडिया में, तभी से ही फॉरेस्ट के रिलेटेड ट्रेड होता था। जैसे फॉरेस्ट में जो जड़ी बूटियाँ होती थी, जो स्पाइसेस होते थे, मिर्च मसाले होते थे, उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेच करके लोग पैसा कमा रहे थे तब भी। लाइक ट्रेड इन आइवरी, ठीक है, सिल्क वॉर्म्स, स्पिन्स, फाइबर्स, बैम्बू, ग्रास, हर्ब्स, ऐसी चीज़ों का ट्रेड जो था वो पहले से ही हो रहा था मेडिवियल इंडिया के टाइम से, राजा महाराजाओं के टाइम से। आफ्टर फॉरेस्ट रूल्स, लेकिन जब फॉरेस्ट रूल्स बने, ब्रिटिशर्स ने बनाए, ट्राइब्स हैड टू वर्क इन फेकनेस, माइंस, प्लांटेशन, फार्मिंग। जो ट्राइबल लोग थे उनको जब फॉरेस्ट कटिंग शुरू हुई, ठीक है, तो पहले ट्राइबल लोग अपने आजीविका के लिए टोटली फॉरेस्ट पर डिपेंड करते थे खाने पीने के लिए। अब जब फॉरेस्ट की कटिंग शुरू हुई, इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई, तो उनको माइंस में जाकर के काम करना पड़ता था। और प्लांटेशन फार्मिंग, जैसे हमने टी की एग्जांपल ली थी, प्लांटेशन फार्मिंग हो रही थी वहाँ पर, ऐसी जगहों पर जाके काम करना पड़ता था ट्राइबल लोगों को। बट देयर वेजेस वर लो, तो यहाँ पर उनकी जो वेजेस थी वो भी लो थी, कम थी। एंड वर नॉट एबल टू गो होम ईजिली, और वो घर नहीं जा पाते थे जल्दी जल्दी, क्योंकि वो अपने घर से बहुत हज़ारों मील दूर जाकर काम करते थे, तो वो सालों तक अपनी फैमिली से मिल नहीं पाते थे। आफ्टर दिस ट्राइब्स वर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। लेकिन जब ये चीज़ें होनी शुरू हुई, जो ट्राइबल लोग थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। एंड डिड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस टू देम, और उन्होंने ये जो उनके साथ अन्याय हो रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जैसे कि सिद्धू एंड कन्नू इन संथाल परगनर्स, इन्होंने, जो सिद्धू एंड कन्नू थे, इन्होंने यहाँ पर शुरू किया अपना विद्रोह। विरसा मुंडा इन छोटा नागपुर, विरसा मुंडा ने छोटा नागपुर में। अलूरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश, सीताराम राजू नाम के पर्सन थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश में विद्रोह शुरू किया जो भी इनजस्टिस हो रहा था। पीपल ऑफ बस्तार या बास्तर बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ था। प्लेस इन छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो जो बास्तर है ये एक छत्तीसगढ़ में एक जगह है। कम्युनिटीज सच एज, यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज सच एज मारिया गोनाड्स, धरबाड़, भारतास, हकास लाइज देयर, वहाँ पर रहते थे। दे वर्शिप अर्थ, शो रिस्पेक्ट टू रिवर्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स। ये जो लोग थे, ये जितनी भी हमने कम्युनिटीज़ यहाँ पर बोली है, ये सब लोग धरती की पूजा करते थे। ये कहते थे कि धरती ही भगवान है,
जो हमें खाने को देती है, जिसने हमें इतने पेड़ पौधे दिए, हमें नेचर दी, हमें पानी दिया। तो ये लोग जो थे वो रिवर्स की पूजा करते थे, फॉरेस्ट की और माउंटेन्स की। इनके लिए फॉरेस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ थी। ईच विलेज वॉज नेचुरल रिसोर्स इन देयर बाउंड्री। हर विलेज का अपना एक नेचुरल रिसोर्स था, खाने के लिए, पीने के लिए, उनकी अपनी अपनी बाउंड्री में। इंगेजिंग वॉचमैन टू प्रोटेस्ट फॉरेस्ट, और वो लोग जो थे वो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन भी करते थे, रात को पहरा भी देते थे अपने जंगलों में कि कोई उनके जंगल से छेड़छाड़ ना करे। नाउ colonial government proposed to reserve second forest in 1905। अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए कुछ रूल्स बनाए 1905 में। स्टॉप्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद करवा दी थी। हंटिंग एक्टिविटीज़, अब जो जंगलों के नज़दीक लोग रहते थे वो तो मांस मीट के लिए जानवरों पर निर्भर थे, खाने के लिए, वो बंद करवा दिए थे। एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो जंगलों से और जो भी प्रोडक्ट्स जैसे कि कोई हर्ब्स, पेड़ पत्ते पौधे, जो भी चीज़ें थी, फल फ्रूट, ठीक है, वेजिटेबल्स, उन चीज़ों को फॉरेस्ट से कलेक्ट करने के लिए मनाही कर दी थी। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ओनली सम पीपल वर अलाउड टू स्टे देयर, कुछ ही लोगों को वहाँ रहने की इजाज़त दी जाती थी। अदर्स वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस, बाकियों को बिना किसी नोटिस के वहाँ से निकाल दिया गया। पीपल वर अनहैप्पी, लोग अनहैप्पी थे उनकी ऐसी हरकतों से, ब्रिटिशर्स की। विद लैंड रेंट, अब जहाँ पर वो वहाँ से उनको शिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जहाँ पर वो जाएंगे रहने के लिए उनको वहाँ का रेंट भी देना पड़ेगा। तो ये तो गलत बात थी, उनसे अपना एरिया तो छीन लिया, जहाँ पर वो रहने के लिए जाएंगे वहाँ पर रेंट भी देना पड़ेगा। डिमांड ऑफ फ्री लेबर, यहाँ पर और उनसे फ्री लेबर की डिमांड भी करी गई। दीज वर रीजन्स पीपल डिड रिवोल्ट, तो ये कुछ रीजंस थे कि लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। रिवोल्ट स्टार्टेड बाय दुबास ऑफ कंगर फॉरेस्ट, तो ये दुबास जो थे कंगर फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइब्स थे, उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया। पीपल स्पीक ऑफ गुंडीज दूर फ्रॉम विलेज मेथानर, जो विलेज मेथानर था वहाँ से लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की। तो अब यहाँ पे एक आया सामीन्स चैलेंज, तो ये क्या था? रियल नेम वॉज सरनटिको सामीन। सरनटिको सामीन एक पर्सन थे फ्रॉम रंदुल बलतांग विलेज इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में एक विलेज था, वहाँ के एक पर्सन थे। डच वर रिसाइकलिंग देयर, मतलब कि कैसे? जो डच वर रिसाइकलिंग देयर, पुराने फॉरेस्ट को, बिल्कुल सेम चीज़ जो ब्रिटिशर्स इंडिया में कर रहे थे, डच लोग इंडोनेशिया में कर रहे थे। जैसे ब्रिटिशर्स का इंडिया में रूल था, डच लोगों का इंडोनेशिया में रूल था। फॉरेस्ट को रिसाइकल कर रहे थे कि पुराने नेचुरल फॉरेस्ट को काट करके नए पौधे, पेड़ पौधे उगा रहे थे, जिसकी लकड़ी को बेच करके वो मुनाफा कमा सके। डच ही बिगिन टू स्पीक ऑफ स्टेट ऑनरशिप ऑफ फॉरेस्ट, तो जो सामीन थे वो वहाँ के एक नेटिव थे, ठीक है, इंडोनेशिया के। जब डच लोगों ने ये चीज़ करनी स्टार्ट करी तो जो वो थे उन्होंने कहा कि ये जंगल तो हमारा है। ही हैड टीक फॉरेस्ट, उनका जो वो सामीन थे उनका एक टीक का फॉरेस्ट था। ही सेड विंड वॉक अर्थ वुड वॉज नॉट क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, इन्होंने कहा कि ये जो विंड है, रिवर है, लकड़ी है, धरती है, ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है, ये भगवान ने बनाई है। ही प्रोटेस्ट बाय लाइंग डाउन ऑन हिज लैंड, उन्होंने क्या किया? अपनी जो ज़मीन थी, जब जो ब्रिटिशर्स जो डच लोग थे वो इंडोनेशिया में उनके विलेज में, उनके खेत में ट्रीज़ को कट करने आए, तो वो ज़मीन पर लेट गए कि पहले हम लोगों को मार दो फिर तुम पेड़ को काटना। डच कम टू सर्वे द फॉरेस्ट,
जब भी डच लोग आते थे फॉरेस्ट का सर्वे करने, कटिंग करने, तो वे ऐसे नीचे लेट जाते थे। बाय 1907 3000 फैमिलीज फॉलोड हिम। 1907 में 3000 फैमिलीज ने, नॉट लोगों ने, फैमिलीज ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। फॉरेस्ट ट्रेड्स फॉर्मेशन इन जावा। अब फॉरेस्ट ट्रेड फॉर्मेशन हुआ जावा में। जावा एक इंडोनेशिया में प्लेस थी। कॉलोनियल रूल इन जावा वॉज बाय डच। जो जावा में कॉलोनियल रूल था वो किसका था? डच लोगों का। जावा इज़ फेमस फॉर राइस प्रोडक्शन। अगर हम आज की बात करें तो जावा फेमस है चावल की खेती के लिए, बट एट दैट टाइम कवर्ड बाय फॉरेस्ट। उस वक्त जो जावा नाम का आइलैंड था जो इंडोनेशिया में है, वो टोटली फॉरेस्ट से कवर था। डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन जावा। जो डच थे उन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू कर दी जावा में, टू गेट टिम्बर टू बिल्ड शिप। वहाँ से लकड़ी लाने के लिए, शिप मेकिंग के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, जो कि ब्रिटिश कर रहे थे इंडिया में। कलंगाज अ कम्युनिटी, जो कलंगाज थी वहाँ की कम्युनिटी थी जावा की, ठीक है, वहाँ के लोग थे। स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स थे, वहाँ के क्या थे? स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स थे। एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशंस ऑफ जावा, और वो जावा में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कर रहे थे। जो डच लोग थे ट्राइड टू मेक कलंगा वर्क अंडर देम। उन्होंने कोशिश करी कि वो कलंगास को अपने अंडर काम करवाएंगे। इन 1770 कलंगा अटैक्ड ऑन डच फोर्ट। लेकिन 1770 में जो कलंगा कम्युनिटी थी उन्होंने डच लोगों के किले पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। डच इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉज इन जावा। जो डच थे उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट लॉज बनाए जावा में कि नेचुरल जंगलों को काट करके एक ऐसे पेड़ पौधे उगाएंगे जिनकी लकड़ी हार्ड हो, टॉल हो, स्ट्रेट हो और उन्हें फ़ायदा हो डच लोगों को। दे वर रिस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट। इसके लिए वो क्या कर रहे थे? इंडोनेशिया में बहुत सारे जंगल थे आइलैंड्स पर, तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया कि जो डच लोग थे उनका जंगलों में जाना मना किया। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट वॉज स्पेसिफाइड। जो यहाँ पर मतलब कटिंग थी वो स्पेसिफाइड कर दी कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल इन यंग स्टैंड्स ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट परमिशन। तो जो विलेजर्स थे उनके जो जानवर थे वो ग्रेस चरने के लिए जब जंगलों में जाते थे तो छोटे छोटे पेड़ पौधों को, यंग स्टैंड्स मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधों को खाते थे। तो ग्रेजिंग एक्टिविटी को बंद कर दिया और उन पर फाइन कर दिया कि अगर उनके जानवर उन छोटे छोटे पेड़ पौधों को खा जाएंगे तो हम उन पर फाइन लगा देंगे। ट्रांसपोर्टिंग वुड पर कि कोई लकड़ी काटकर जंगल से नहीं ले जाएगा उनकी परमिशन के बिना, अगर ऐसा हुआ तो फाइन कर देंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई थी। वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, लड़ाइयाँ शुरू हुई जब, तो उस पर डिफॉरेस्टेशन कैसे रिलेट थे आपस में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन कटिंग ट्रीज। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो जो ट्रीज की कटिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि जो कॉलोनियल पावर्स थी उनको हथियार चाहिए थे और वो लकड़ी से हथियार बना रहे थे। केस इन इंडिया, कटिंग ऑफ ट्रीज टू मीट द नीड्स ऑफ वॉर्स। जैसे कि जो इंडिया की कॉलोनियल पावर थी ब्रिटिशर्स, वो पेड़ काट रहे थे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। केस ऑफ जावा, व्हेन जापानीज कैप्चर्ड जावा दे स्टार्ट कटिंग ऑफ ट्रीज। एक टाइम ऐसा भी था कि जब जापान ने जावा पर कब्जा करा हुआ था, और जो जापान था वो हमें पता है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा था, तो उस टाइम पर जापान ने जावा में से बहुत सी लकड़ियां काटी थी हथियार बनाने के लिए। न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री। और फॉरेस्ट्री में नई डेवलपमेंट कैसे हुई? सिंस 1980s
1980 से गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका रियलाइज्ड द कॉन्फ्लिक्ट्स इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। जो गवर्नमेंट है, आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं, एशिया में और अफ्रीका में, उन्होंने देखा कि जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी उससे किस तरीके से नुकसान हुआ। एक तो हम लोगों ने अपने जो नेचुरल हर्ब्स थे उनको खो दिया, और जो जंगली जानवर थे जो उस नेचुरल फॉरेस्ट में ही सरवाइव करते थे, वो साइंटिफिक फॉरेस्ट में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी जैसे डेथ होनी शुरू हो गई। तो हमारे पास नेचुरल जो फौना एंड फ्लोरा, जानवर और पेड़ पौधे थे, उनकी जो स्पीशीज़ थी वो ख़त्म हो रही थी। ये चीज़ रियलाइज़ हुई एशिया और अफ्रीका में जो गवर्नमेंट्स थी। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर बिकम द मेन गोल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करना ज़रूरी है, रेदर देन कि हम उसमें से लकड़ी काट काट कर अपने पर्पस के लिए यूज़ करें। पीपल हु लिव नियर फॉरेस्ट मस्ट बी इंक्लाइंड इन कंजर्वेशन। और इन्होंने कहा कि जो लोग जंगल के नज़दीक रहते हैं वो लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करने में गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। पीपल प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इन नेम्स ऑफ सैक्रेड ग्रोव्स। तो यहाँ पर क्या किया, गवर्नमेंट ने लोगों को कुछ इस तरीके से कहना शुरू कर दिया कि आप लोग पेड़ पौधों की पूजा करनी शुरू कर दो। तो इंडिया में ये कल्चर है कि अगर हम किसी चीज़ की पूजा करते हैं तो उसको हार्म नहीं करते। तो अगर आप देखोगे कि जंगलों में कई बार ना, बीच जंगलों में कोई मंदिर बना होता है या किसी पेड़ पौधे पर पूजा कर रहे होते हैं, तो वो इसलिए था, बेसिकली ऐसे बना दिया जाता कि इस पेड़ पर फलानी देवी थी, उनका वास था, ये था, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट करवाई थी ताकि जो जंगल हैं उनको कंजर्व किया जा सके। विलेजर्स पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट, मतलब कि जो नियर बाय विलेजेस थे, उनके जो लोग थे, उन्हीं को जंगलों की देखरेख का काम दिया गया। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये था सारा का सारा अबाउट द फॉरेस्ट। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो यूरोप है उसमें नेशनलिज्म कैसे आया। जो कॉलोनीज थी वो रूल कर रही थी, कॉलोनियल पावर्स का रूल था, कैसे उनका रूल ख़त्म हुआ और कैसे हमारे पास नेशनलिज्म आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। हमने अपनी जो वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू की थी तो हमने सबसे पहले पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था किस तरीके से जो लुईस 16 थे उनका रूल ख़त्म हुआ और लोगों ने फ्रीडम और इक्वालिटी लाई देश में। तो बाकी जो देश थे उनको भी यहाँ से क्या मिला, आइडिया मिला नेशन का। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन 1789। जो फ्रांस के लोग थे उनको पहला क्लियर एक्सप्रेशन मिला था नेशनलिज्म का 1789, जबकि जो लोग थे, जो फ्रांस के लोग थे, उन्होंने बेस्टाइल का जो फोर्ट था उस पर हमला कर दिया था। नेशन सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। नेशन का क्या मतलब था कि जो लोग हैं वो एक राजा के अंडर ना रह करके उनकी एक अपनी कलेक्टिव कोई आइडेंटिटी हो। स्टेप्स टेकन आर आइडिया ऑफ पैट्रिक एंड लॉस सिटुएन। यहाँ पर क्या था कि लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई गई। न्यू फ्रेंच फ्लैग, नया फ्रांस का एक फ्लैग अडॉप्ट किया गया। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसमें क्या हुआ था कि राजा जो था वो टैक्स इम्पोज करना चाहता था थर्ड स्टेट के लोगों पर, लेकिन उसके लिए राजा ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोग आए थे। और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उनकी मिलकर 2 वोटें थी और थर्ड स्टेट की 1 वोट थी। तो मेजॉरिटी फर्स्ट और सेकंड की हो गई थी, थर्ड स्टेट के साथ जो टैक्स थे वो इम्पोज करे जा रहे थे। तो थर्ड स्टेट ने यहाँ पर रिवोल्ट कर दी थी और अपनी नेशनल असेंबली बनाने चले गए थे। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, नए गीत कंपोज होने शुरू हुए
ओथ्स वर टेकन, कस्में खाई गई। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज सेटअप, एक ऐसा सिस्टम सेटअप हुआ जो सभी के लिए काम कर रहा था। और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो फ्रांस था उसमें फिर एक ऐसा सिस्टम आ गया था जिसमें पावर्स की डिवीजन हुई थी बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया था। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड, जो लोग थे जिन पर इंटरनली कुछ कस्टम्स या कुछ टैक्सेस लगाए हुए थे वो ख़त्म कर दिए गए थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो तिथ टैक्स था वो चर्च के द्वारा लगाया जाता था। एग्रीकल्चर जो लोग थे उनके ऊपर, उनको अपनी प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट जो था वो चर्च को देना होता था, तो वो ख़त्म हुआ। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, हमने पढ़ा था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम शुरू कर दिया था मेजरमेंट का। मैंने आपको बताया था कि क्या था वहाँ पर, कि अगर किसी जगह पर 1 किलो चावल इतने थे, कहीं पर इतने थे, कहीं पर इतने थे, तो यूनिफॉर्म मेजरमेंट नहीं थी। अब एक पर्सन ने एक जगह से 1 किलो चावल इतने खरीदे लेकिन दूसरी जगह पर उसको इतने मिल रहे हैं, तो वो क्या था, लॉस था। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिस्टम शुरू हुआ वेट का और मेजरमेंट का। तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई फ्रांस में। हैंस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड इन फ्रांस, तो फ्रांस में नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हुई कि हाँ सबके लिए एक जैसे रूल्स होने चाहिए। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैली। हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्ज़रलैंड में वो फीलिंग जो थी वो आनी शुरू हुई। उसके बाद है सिविल कोड ऑफ 1804। 1804 में सिविल कोड आया। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो एक मिलिट्री लीडर थे, बाद में वो एक डिक्टेटर भी बन गए थे, उनका रूल भी आया था 1804 में, और उन्हीं ने ही वो सिस्टम मेजरमेंट वाला शुरू किया था। ही कैप्चर्ड लार्ज एरिया, उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया जो था वो कैप्चर कर लिया था जिस पर उन्होंने रूल किया। ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, उन्होंने लोकतंत्र को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था अपनी डिक्टेटरशिप चलाने के लिए। बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड बिकेम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, लेकिन उन्होंने जो वहाँ के मतलब वहाँ का जो सरकार का सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसको ज़्यादा रैशनल और एफिशिएंट अच्छा बना दिया था। ही एबोलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एंड इस्टेब्लिश्ड बिफोर लॉ, इन्होंने ये भी कर दिया था कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, फर्स्ट स्टेट में हमने पढ़ा था कि कैलर्जी थे, वो लोग जिनको चर्च के रिलेटेड कुछ जो थी पावर्स थी वो मिली हुई थी। और सेकंड स्टेट में रूलिंग क्लास थी, नोबल फैमिली से जो लोग थे, तो उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे जो बाय बर्थ ही होते थे, उनको ख़त्म किया था और लोगों में क्या किया था, इक्वालिटी को बढ़ाया था। नेक्स्ट, फ्यूडल सिस्टम, सेफर्डम एंड मैनोरियल ड्यूज एबोलिश्ड। तो जो फ्यूडल सिस्टम था बेसिकली यही चीज़ें इन्होंने फर्स्ट लाइन में बोली है कि जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में जो सोसाइटी थी वो बटी हुई थी, उसको ख़त्म कर दिया था। कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड, लोगों में पहले कम्युनिकेशन इतनी नहीं होती थी तो इन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उसको इम्प्रूव करवा दिया था। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजरमेंट्स, वेट और मेजरमेंट सिस्टम को स्टैंडर्ड किया कि हर जगह पर अगर 1 किलो इतना है तो हर जगह पर उतना ही मिलेगा, अलग नहीं होगा। यूनिफॉर्म लॉज, एक तरह के रूल्स बना दिए गए थे। फ्रेंच एनिमीज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी मीन्स हु ब्रिंग लिबर्टी, इन्होंने लिबर्टी यानी कि फ्रांस में आज़ादी की भावना लेके आए थे और लोगों को आज़ादी भी दी थी। दिस वॉज कॉल्ड बाय अदर यूरोपियन कंट्रीज, तो यही चीज़ें मांगनी शुरू कर दी थी जो यूरोप की दूसरी कंट्रीज थी। बट लेटर पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम,
बट बाद में लोग उनसे नफरत भी करने लगे थे, बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डज नॉट गो हैंड इन हैंड, क्योंकि जो पावर्स थी वो डिक्टेटर के ही हाथों में थी, वो लोगों के पास नहीं थी। तो दूर से जब उन्हें पहले अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वही चीज़ उनके देश में आई कि एक ही बंदा रूल कर रहा है, चाहे वो अच्छा कर रहा है, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। उनको ये था कि जो पावर्स हैं वो लोगों के हाथों में भी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डज नॉट गो हैंड इन हैंड, ठीक है। इंक्रीज्ड टैक्सेशन, अब अगर किसी देश में जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए ज़्यादा काम करेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों पर टैक्स भी ज़्यादा लगाएगी, क्योंकि वो लोगों से ही पैसा इकट्ठा करेगी और लोगों पर ही खर्च करेगी, क्योंकि यही जो टैक्सेस होते हैं वही गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो सेम चीज़ नेपोलियन बोनापार्ट ने किया जब उन्होंने बाकी एरियाज़ को कैप्चर किया, कि लोगों पर टैक्स बढ़ा दिए, तभी वहाँ पर डेवलपमेंट होगी। तो जो लोग उनको पहले दूर से देख रहे थे, उनको वो तब तो अच्छा लग रहा था कि हाँ जी बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है फ्रांस में, लेकिन जब उन्हीं के एरिया में उन्होंने वो चीज़ की तो उनको अच्छा नहीं लगा। सेंसरशिप शुरू हो गई, ठीक है। फोर्स्ड कॉन्स्पिरेशन इनटू फ्रेंच आर्मीज, तो उनको क्या हुआ, उनको फोर्सफुली फ्रेंच आर्मी में भर्ती भी किया जा रहा था। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, जो लिबरल नेशनलिज्म है वो मतलब क्या है, ठीक है। लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर विच मीन्स फ्री। जो लिबरलिज्म है ये एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब है लिबर, जिसका मतलब है फ्री, कि लोग आज़ाद हों, ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर कोई आज़ाद हो, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, कानून के आगे हर कोई इक्वल हो। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, जो गवर्नमेंट है वो लोगों की कंसेंट से बने, उनकी मर्जी से बने, उनके सलाह मशवरे से बने। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो और जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के थ्रू बने। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, जो एक ही पर्सन का या किंगशिप होती है या डिक्टेटरशिप होती है जहाँ पर एक ही बंदा रूल करता है, ऑटोक्रेसी उसका एंड हो। एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, और जो बेसिकली जो प्रिविलेजेस होते हैं लोगों को बाय बर्थ मिले हुए हों, उन चीज़ का एंड हो। इनवैल्यूएबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं मतलब जो लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा करा हुआ है उनसे वो लेकर के सब में इक्वली डिवाइड किया जाए। लिबर्टी इन इकोनॉमिक स्फीयर, जो इकोनॉमी थी उसमें लिबर्टी कैसे थी। फ्रीडम ऑफ मार्केट, जो मार्केट्स हों वो फ्री हों, उस पर कोई किंग का कंट्रोल ना हो। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है कि जब एक देश में कोई मार्केट होती है तो मार्केट में क्या होगा, गुड्स होंगी, ठीक है, चीज़ें होंगी। अब वो एक देश से दूसरी देश या एक जगह से दूसरी जगह आती जाती हैं, तो अगर उन पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा होगा आने जाने में ही, तो क्या होगा, मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा पैसा तो टैक्स पे करने में ही चला जाएगा। तो यहाँ पर वही कहा गया कि जो स्टेट, जो मतलब देश है, वो जो टैक्स इम्पोज कर देता है उस पर मनाही, रिस्ट्रिक्शंस हों। डिफरेंसेस इन वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। जो अब जैसे अगर हम बोलें कि लेट्स सपोज कि इंडिया से फ्रांस जाना है, तो अगर इंडिया में 10 किलो इतना है लेकिन फ्रांस में 10 किलो इतना है, ठीक है, तो ये क्या है, ये गड़बड़ है। जो यहाँ से 10 किलो है वहाँ जाके 10 किलो, अगर कोई यहाँ से 100 किलो ले जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर जाके तो वो शायद 50 किलो ही रह जाएगा। तो इससे क्या है, ट्रेड अच्छे से नहीं हो पाएगा और इकोनॉमिक लॉस होगा, ठीक है। डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी थी जो लोग उसकी डिमांड कर रहे थे। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म कैसे आया यूरोप में। अर्लियर नो मॉडर्न स्टेट्स,
पहले जो स्टेट थी मॉडर्न नहीं थी, देयर वर किंगडम्स, वहाँ पर राजा महाराजाओं का रूल था। एग्जाम्पल हैप्सबर्ग एम्पायर, हैप्सबर्ग एम्पायर जैसे ऑस्ट्रिया में था और हंगरी में था। इंक्लूड्स टायरल, ऑस्ट्रिया, स्टडरलैंड एंड बोहेमिया। जो लोग थे वो जर्मन और इटालियन बोला करते थे। पीपल हैज़ नो आइडेंटिटी, जो लोग थे उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी कि हाँ जी ये कोई ऑस्ट्रिया से है या हंगरी से है, फ्रांस से है, कहाँ से है, लोगों की कोई पहचान नहीं थी। बस लोगों का काम था काम करना, अपनी रोज़ी रोटी कमाना, खा लिया और फिर मर जाना, बस यही था। रिच लैंडेड अरिस्टोक्रेसी यूनाइटेड एज अ क्लास डिस्पाइट ऑफ रीजनल डिविजन्स। जो रिच लोग थे बस उन्हीं की कुछ क्लासेस वगैरह होती थी। ओन्ड स्टेट्स स्पोक फ्रेंच कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। जो रिच लोग थे उनकी अपनी मतलब एक स्टेट थी, फ्रेंच बोला करते थे और वो सिर्फ मैरिजेस के थ्रू ही कनेक्टेड थे। जैसे कि नोबल फैमिली है तो नोबल फैमिली की मैरिज नोबल फैमिली में ही होगी और वो मैरिजेस के थ्रू ही एक दूसरे से मिलते जुलते थे। न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास कैसे आई? हमने पढ़ा है कि जो इस थर्ड स्टेट थी, ठीक है, फ्रांस में, जिसमें कि मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, आर्टिस्ट थे, तो वो लोग रिच होने लगे थे। हमने पढ़ा था कि फ्रांस में एक डिप्रेशन वाला पीरियड आ गया था, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो अपनी आजीविका कमाने के लिए उन्होंने दूसरे देशों में जाकर के बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था। जब उन्होंने दूसरे देशों में जाकर बिजनेस स्टार्ट किया तो वहाँ से उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। जब पैसा कमाया तो वो एक लोअर क्लास से वो एक मिडिल क्लास में आ गए और वहीं से जिसमें कि जो लोअर क्लास थी वो थोड़ी रिच हो गई और वो क्या बन गई, मिडिल क्लास हो गई, लेकिन वो नोबल फैमिलीज की जितना रिच नहीं हुए और वो पढ़े लिखे होने लगे। ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्लासेस, जो कमर्शियल क्लास थी उनकी ग्रोथ हुई, ठीक है, जो काम करते थे, दे बिकेम मिडिल क्लास और वही बन गए मिडिल क्लास। दे वर एजुकेटेड, वो एजुकेटेड थे। लिबरल मिडिल क्लास डिमांड नेशनल यूनिटी, और हमने पढ़ा था कि फिर जब वो रिच होने लगे तो वो स्कूल्स में जाने लगे, कॉलेजेस में जाने लगे, पढ़ने लगे। तो जब पढ़ने लगे तो कहते हैं ना कि एजुकेशन अच्छों को सिखा देती है, तो उनके पास एक सॉलिड वॉइस आ गई, आवाज़ उठाने की। उनको पता चला कि जो अब तक थर्ड स्टेट के साथ हो रहा था वो गलत था। जो प्रिविलेजेस हैं वो बाय बर्थ नहीं होने चाहिए, ये तो मतलब इंसान को उसका हक है, मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नेशनल यूनिटी होनी चाहिए एंड अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ अरिस्टोक्रेसी। जो रिच लोग थे उनको जो कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे उनका अपोज किया किन्होंने, मिडिल क्लास के लोगों ने। न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815, 1815 के बाद कुछ नई कंजर्वेशन स्टार्ट होनी शुरू हो गई। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रेशर्ड। जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट थे, जो पुराने इंस्टीट्यूट चला रहे थे स्टेट के एंड सोसाइटी के, उनके ऊपर प्रेशर आ गया। कैसा प्रेशर? अब देखो जैसे हम इंडिया में हैं, हम लोग कहते हैं ना कि हमें इंडिया का अपना कल्चर जो है वो कंजर्व करना है, क्योंकि अब वेस्टर्न कल्चर जो है वो इंडिया पर हावी हो रहा है। लोग अपने पुराने संस्कार, अपनी पुरानी चीज़ों को भूल करके मॉडर्नाइज हो रहे हैं। तो जैसे हमारे पास भी इंडिया में इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट भी हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके रखना चाहती है, तो सेम फ्रांस में जब नेशनलिज्म या मॉडर्नाइजेशन हो रही थी तो वो इंस्टीट्यूट्स जो ट्रेडिशनल थे उन पर प्रेशर था कि वो अपने ट्रेडिशंस को कंजर्व करें। मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न प्रिंसिपल्स कैन स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स। एग्जाम्पल मॉडर्न आर्मी, जैसे कि आर्मी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे उनके। 1815 नेपोलियन बोनापार्ट वॉज डिफीटेड। 1815 में हमने पढ़ा था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो वाटर लू की लड़ाई में हार गए थे।
देन यूरोपियंस पावर्स हेल्ड अ मीटिंग एट वीना। तो जो यूरोपियंस थे उन्होंने वीना में एक मीटिंग रखवाई। ट्रीटी ऑफ वीना वॉज साइंड। यहाँ पर जो वीना की ट्रीटी थी वो साइन हुई। हियर बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड। हमने पढ़ा था कि जो किंग तसार थे किंग लुइस 16 थे, किंग लुइस 16, हम यहाँ पे फ्रांस की बात कर रहे हैं नॉट रशिया, वो बार्बन फैमिली से थे, तो उनकी जो डायनेस्टी थी उसको रिस्टोर किया गया। फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज एंड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। जो फ्रांस थे उन्होंने अपने जो नेपोलियन के अंडर टेरिटरीज थी वो लॉस्ट कर दी थी। स्टेप्स वर टेकन टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। तो फ्रेंच एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टेप्स लिए गए। टेरिटरीज वर गिवन टू प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। नेक्स्ट इज एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो कैसे शुरू हुई? डॉन ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी का एंड होने लगा। अ पेंटिंग इन 1900 बाय E.T. पॉल। अब डॉन ऑफ द सेंचुरी एक पेंटिंग थी, E.T. पॉल ने बनाई थी 1900 में, ठीक है। गॉडेस लाइक फिगर मीन्स एंजल ऑफ प्रोग्रेस। ये क्या थी? इसमें एक गॉडेस लाइक फिगर थी, मतलब एक देवी की फिगर थी जिसको एक एंजल बोला गया था प्रोग्रेस का। बिहाइंड हर आर द साइंस ऑफ प्रोग्रेस। इनके पीछे प्रोग्रेस के साइंस थे लाइक कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस, टू मैजिशियंस, अ पेंटिंग ऑन पेज ऑफ ट्रेड मैगजीन। टू मैजिशियंस जो थी, एक पेंटिंग थी वो एक ट्रेड मैगजीन के ऊपर पेंटिंग बनी। शोज मॉडर्न मैकेनिक, जिसने मॉडर्न मैकेनिक को शो किया। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो 2 बार आया। तो उससे सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 से पहले क्या था? लार्ज स्केल प्रोडक्शन बिफोर द कमिंग ऑफ फैक्ट्री फॉर इंटरनेशनल मार्केट बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन विच गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन फैमिलीज। अब देखो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई तब क्या हुआ कि बड़ी बड़ी मशीनें आई, फैक्ट्रीज आई, वहाँ पर लार्ज स्केल में प्रोडक्ट्स, गुड्स बनती थी और उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता था। लेकिन इंडस्ट्रीज के आने से पहले जो गुड्स थी लार्ज स्केल पर, वो कौन बनाते थे? वो छोटे छोटे घरों में ही रहने वाले लोग जो थे वो अपने हाथों से बनाते थे चीज़ों को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए। इन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मर्चेंट्स मूव्स टू कंट्री साइड। तो बेसिकली प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो का मतलब यहाँ है कि प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो मर्चेंट्स थे वो कंट्री साइड गए। मतलब जो मर्चेंट्स कौन थे? जो उन छोटी छोटी फैमिलीज में से चीज़ों को कलेक्ट करते थे और फिर आगे उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते थे। तो जो मर्चेंट्स थे वो कंट्री साइड, मतलब कंट्री साइड में गए। दे गिव ऑर्डर्स टू स्मॉल वीवर्स। जो छोटे छोटे वीवर्स होते थे उनको ऑर्डर्स दे करके आते थे। एंड देन सेल देम इन इंटरनेशनल मार्केट, और फिर उसको वहाँ से खरीद करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते थे। व्हेन कॉलोनीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, जब कॉलोनीज आने लगी, बढ़ने लगी, डिमांड फॉर गुड इंक्रीज्ड। जो चीज़ों की डिमांड थी वो बढ़ने लगी, तो प्रोडक्शन भी क्या हुई? बढ़ने लगी, ठीक है। क्योंकि जो कॉलोनीज थी वो क्या थी? अब जैसे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कितने सारे देशों पर रूल किया, तो वो एक देश से, जैसे इंडिया से उन्होंने स्पाइसेस खरीदी और उसको बहुत सारे देशों में जा कर के बेचा जहाँ जहाँ पर उनकी कॉलोनीज थी। तो कहीं तो पहले सिर्फ इंडिया की जो स्पाइसेस थी वो सिर्फ इंडिया में ही यूज़ हो रही थी, अब इतने सारे कंट्रीज़ में यूज़ हो रही हैं, तो स्पाइसेस की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। ऐसे ही बाहर के जो देश थे वहाँ से कोई और उन्होंने चीज़ ली, उसको अलग अलग कंट्रीज़ में बेचा। तो पहले तो वो वहाँ के जो वीवर्स थे वो सिर्फ अपने देश के लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए चीज़ों को बना रहे थे, लेकिन अब इंटरनेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए उनको चीज़ों को बनाना होगा। तो अब जब इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ जाएगी, लोगों को अच्छी लगेगी, तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में गई, मतलब कॉलोनियल रूल आया, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी, तो चीज़ों की डिमांड बढ़नी शुरू हुई
और प्रोडक्शन को भी बढ़ना ही था। मर्चेंट्स मोर कंट्री साइड देन पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिशंस स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम देम। जो मर्चेंट्स थे वो कंट्री साइड गए, ठीक है, तो वहाँ पर अपने मुनाफे के लिए वो क्या करते थे, वो पुअर पीजेंट्स जो बहुत गरीब लोग थे उनको उठाते थे, क्योंकि वो उनके, अब वो ऑलरेडी गरीब हैं तो उनको ये था कि अगर हम थोड़े से पैसों में भी, हमें थोड़े से पैसे भी मिल जाएं खाने के लिए तो वही ठीक है। तो पुअर पीजेंट्स और जो आर्टिशंस होते थे उन्होंने मर्चेंट्स के लिए काम करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। एट दैट टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज इन लॉट्स। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि वेदर की कंडीशंस की वजह से जो एग्रीकल्चर थी वो इतनी सही तरीके से नहीं हो रही थी। मर्चेंट्स प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। तो मर्चेंट्स बेसिकली जो पुअर पीजेंट्स थे उनको एक अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड कर रहे थे इनकम का। तो जो पीजेंट्स थे उन्होंने भी सोचा कि अब एग्रीकल्चर से तो उनको कोई मुनाफा नहीं हो रहा, तो वो कम पैसों में भी काम करने के लिए राजी हो जाते थे मर्चेंट्स के लिए। पीजेंट्स वर हैप्पी विद दैट, और वो उसी में ही खुश थे। कमिंग ऑफ फैक्ट्री, अब फैक्ट्रीज आनी शुरू हुई। फ्रॉम 1730 टू लेट 18th सेंचुरी, 1730 से लेके लेट 18th सेंचुरी तक जो फैक्ट्रीज थी वो बढ़नी शुरू हुई। इंपोर्ट ऑफ कॉटन इंक्रीजेस फ्रॉम 2.2 मिलियन पाउंड टू 22 मिलियन पाउंड। जो कॉटन का इंपोर्ट था वो 2.2 मिलियन पाउंड से लेकर 22 मिलियन पाउंड तक बढ़ा। कब? 1787 में। इट इंक्रीजेस प्रोडक्शन प्रोसेस। अब जब इंपोर्ट बढ़ गया, अब इंपोर्ट बढ़ेगा तो उसकी नीड को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, प्रोडक्शन को भी बढ़ना होगा। इट इनहेंसेस आउटपुट फॉर वर्कर्स। तो इसने क्या किया, जो वर्कर्स थे उनको आउटपुट जो थी वो बढ़ानी थी। इन फर्स्ट प्लेस कॉटन वर्सेस मेटल इंडस्ट्रीज। पहले क्या था, सिर्फ कॉटन या फिर मेटल इंडस्ट्रीज ही थी। जैसे या तो कपड़ा, मतलब कॉटन से क्या बनता था, कपड़ा बनता था, या फिर मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज थी। अब क्या हुआ, रेलवे इंडस्ट्री भी बढ़ने लगी इस ईरा में। कब? 1730 से लेट 18th सेंचुरी में। सेकेंड फेज में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट ईजी। अब जब सेकेंड फेज आया, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, मतलब कि जो वीवर्स थे, पीजेंट्स थे, जो घरों में ही काम करके इंटरनेशनल मार्केट्स की नीड्स पूरी कर रहे थे, उनकी डिस्प्लेसमेंट इतनी इजी नहीं थी। मोस्ट ऑफ वर्क फोर्स इंगेज्ड इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल टेक्सटाइल। क्योंकि जो ज़्यादातर काम करने वाले थे वो घरों में ही रहकर काम कर रहे थे, घरों में ही कपड़ा बना रहे थे और इंटरनेशनल मार्केट्स को नीड पूरा कर रहे थे। सेकेंड फेज की बात कर रहे हैं। फिर आई थर्ड फेज, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज टू हैड डेवलपमेंट। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उसमें भी डेवलपमेंट शुरू हुई। ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशंस अक्कर, एग्जाम्पल फूड इंडस्ट्री। तो जो थर्ड फेज शुरू हुआ, अब जो ट्रेडिशनल लोग थे जो घरों में रह कर के काम करते थे, जब इंडस्ट्रीज आई तो उनको पता चला कि अब इंडस्ट्रीज के साथ compete करना इजी नहीं है, तो उनको अपने आप में कुछ चेंजेस लाने थे। चेंजेस लाने के लिए उन्होंने अपने आप में कुछ चेंजेस किए, जैसे कि फूड इंडस्ट्री में चेंजेस आए। लोगों ने फूड को प्रिजर्व करना शुरू कर दिया, उसमें कुछ केमिकल्स डाल के उनको प्रिजर्व करना शुरू कर दिया ताकि वो लंबे समय तक टिक सके और लोगों की नीड्स को पूरा कर सके। फोर्थ स्टेट, टेक्नोलॉजी चेंजेस अकर्ड स्लोली। फोर्थ स्टेट में क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी थी वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। लाइफ ऑफ वर्कर्स, अब यहाँ पर जो वर्कर्स थे उनकी लाइफ कैसे चेंज हो रही थी। वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज टू गेट जॉब फ्रॉम फैक्ट्रीज। अब जो फैक्ट्रीज थी उसमें लोगों को वेजेस जो थे अच्छे मिल रहे थे, जितना कि वो अपने रूरल एरिया में रहकर नहीं कमा पा रहे थे। तो जो लोग थे, रूरल लोग थे, उन्होंने फैक्ट्रीज की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, सिटीज़ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया।
Actual possibilities of getting job depend on network of friendship and kingship. बट रूरल जो लोग थे उनको शहरों में जाकर जॉब मिलना इतना इजी नहीं था. जो जॉब लेना था वो एक्चुअली डिपेंड करता था कि उनकी कितनी जान पहचान है, उतना कितना सर्कल है, कितनी यारी दोस्ती है. जो कोई ऑलरेडी किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो उनको रेफ़र करके उनको अपनी ही फैक्ट्री में जॉब दिलवा देते. दे स्पेंड वीक्स इन सीकिंग जॉब्स. अब जो रूरल लोग थे पहले तो वो हफ्तों लगा देते थे जॉब को ढूंढने में. एंड हैड टू स्लीप अंडर ब्रिजेस. उनको ब्रिजेस के नीचे सोना पड़ता था. एंड नाइट रिफ्यूजीज कैंप्स, जो नाइट रिफ्यूजी कैंप्स थे वहाँ पर उनको सोना पड़ता था. और नुकसान क्या था कि जॉब्स जो थी सीजनल थी. जैसे 3-4 महीने काम मिल गया, फिर फैक्ट्री बंद हो गई, फिर क्योंकि सीज़न नहीं है उस चीज़ का, ठीक है. अब देन उसके बाद फिर वो जॉबलेस हो गए. फिर जब फैक्ट्री खुलेगी, सीज़न आएगा, फिर उनको जॉब मिलेगी. तो इस तरीके से जो रूरल लोग थे उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी. प्राइसेस ऑफ डेली गुड्स वर हाई बट वेजेस वर लो. अब जो पैसा वो शहरों में कमा रहे थे उतना ही पैसा अगर वो रूरल एरिया में लेके जाते तो ठीक था, तो वो ज़्यादा था. लेकिन शहर में ही रह करके उतनी वेज में कमाई अपना गुजारा करना, तो उस अकॉर्डिंग वो क्या था उनके लिए लो पड़ रहा था. तो प्राइसेस मतलब जो गुड्स की प्राइसेस थी वो अर्बन एरियाज़ में हाई थी. और अर्बन एरियाज़ के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनकी वेजेस को देखते तो वो लो थी. अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस. इससे क्या बढ़ी? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी. रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन पुअर पीपल. अब जब लोगों ने अपना ट्रेडिशनल काम छोड़ करके फैक्ट्रीज़ की तरफ जाना शुरू कर दिया, ठीक है, फैक्ट्रीज़ की तरफ जाना शुरू कर दिया जहाँ पर उनको सीजनल जॉब मिलती थी कभी, तो उससे क्या हुआ? एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी. एंड पीपल वर हॉस्टाइल टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी सो दे डिड अटैक्स ऑन मशीन्स. अब इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा. अब अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अपनी और अपनी फैमिली की नीड्स को नहीं पूरा कर पा रहे, खाना भी नहीं मिल रहा, तो लोगों ने अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया मशीन्स पर. उन्होंने फैक्ट्रीज़ में जाके मशीन्स पर अटैक्स करने शुरू कर दिए. उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. बिफोर मशीन इंडस्ट्रीज, जब मशीन नहीं थी इंडिया में, इंडियन हैंडमेड गुड्स डोमिनेटेड इंटरनेशनल मार्केट. जो इंडिया की हैंडमेड चीज़ें थी, जैसे कपड़ा भी जो था, वो इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट कर रहा था. इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बहुत ही ज़्यादा क्या थी? डिमांड थी. क्वालिटी वॉज गुड. जो इंडिया का कपड़ा हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. वेरियस मर्चेंट्स फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड दीज गुड्स फ्रॉम पर्शिया. तो बहुत से देशों के लोग इंडिया में आते थे, कपड़ा खरीद करके उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे, जैसे कि पर्शिया के लोग ऐसा ज़्यादा कर रहे थे. अब वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू पार्ट्स. जो एक ये मतलब कहाँ से होता था ट्रेड? अब वहाँ तब एरोप्लेन्स तो होते नहीं थे, तो वो डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स से, जहाँ पर पोर्ट्स हुआ करते थे, समुद्री रास्ते के थ्रू ट्रेड हुआ करता था. जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम, हुगली, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थे उस टाइम के. यहाँ इन पोर्ट्स से क्या होता था? इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था. बाय 1760 दिस ट्रेड वॉज कंट्रोल्ड बाय इंडियन मर्चेंट्स. 1760 के आते आते यही इंटरनेशनल जो ट्रेड था वो इंडियन मर्चेंट्स ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया और अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे थे. तो अब इंडिया के हैं, इंडियन मर्चेंट्स ही हैं. लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब यूरोपियंस आए और उन्होंने इंडिया के ट्रेड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया. आफ्टर दैट यूरोपियंस एडवेंट इन इंडिया. दे गेन्ड कंसेशंस फ्रॉम लोकल कोर्ट्स मीन्स मोनोपोली राइट टू ट्रेड. तो उन्होंने लोकल कोर्ट्स, अब देखो उस टाइम पे कोर्ट्स नहीं हुआ करती थी 1760 में, कोर्ट तो बाद में बनी है, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ही बनाई है. यहाँ पर कोर्ट का मतलब है कि जो राजा महाराजा उस वक्त रूल करते थे पर्टिकुलर एरिया में, उनसे परमिशन ले लेते थे उनके एरिया में
ट्रेड करने की। जैसे हमने पढ़ा था है ना कि जहांगीर के टाइम में कैप्टन हॉकिंस आए थे, थॉमस रो आए थे परमिशन लेने के लिए ट्रेड की। तो ऐसे ही वो लोग आते थे जो लोकल राजा थे उनसे एक मोनोपली ले लेते थे कि हाँ जी यहाँ इस एरिया में ब्रिटिशर्स ही ट्रेड करेंगे, इस एरिया में पोर्टुगीज ही ट्रेड करेंगे, इस एरिया में डच ही ट्रेड करेंगे। दे गेव कंपटीशन टू लोकल मर्चेंट्स। अब जब बाहर से लोग आकर के इंडिया में ट्रेड करने लग गए तो उन्होंने लोकल मर्चेंट्स को क्या किया, कंपटीशन देना स्टार्ट कर दिया। न्यू पोर्ट्स वर मेड एंड ओल्ड वर डिक्लाइंड। नए पोर्ट्स बनने शुरू हुए और पुराने वाले खत्म होने शुरू हो गए। बॉम्बे, कोलकाता, पोर्ट ग्रीन, ये बॉम्बे एंड कोलकाता जो थे मेन पोर्ट्स बनने शुरू हो गए। इट होल्ड इम्पैक्ट ऑन ट्रेडर्स, इसने ट्रेडर्स पर और मर्चेंट्स पर इम्पैक्ट किया। लोकल बैंकर्स बिकम बैंकक्रप्ट। अब जो मर्चेंट्स थे, जो इंडियन मर्चेंट्स थे, इंडियन ट्रेडर्स थे, वो लोकल बैंकर्स को पैसा लेते थे, देते थे ट्रेड के लिए। अब जब यूरोपियंस आ गए वो अपने देश से पैसा लेके आते थे, अपने देश में पैसा भेजते थे, तो लोकल बैंकर्स जो थे वो बैंक करप्ट होना शुरू हो गए थे। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री हैड नॉट येट एक्सपैंड। लेकिन फ़ायदे की बात ये थी कि जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री थी वो अभी तक इतना एक्सपेंड नहीं हुई थी। इंडियन फाइन टेक्सटाइल वर इन ग्रेट डिमांड। जो इंडिया की टेक्सटाइल थी वो अच्छी थी और उसी की ही ज़्यादा डिमांड थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर लास्ट इंडियन कंपनी टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। लेकिन ये इंडियन कंपनी के लिए इतना सही नहीं था कि वो ज़्यादा सप्लाई जो है वो कर सकें गुड्स की। आफ्टर दे गेन पॉलिटिकल पावर, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे या कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने पॉलिटिकल जो पावर थी वो गेन कर ली। हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्जा कर लिया। दे असर्टेड मोनोपली राइट, उनको मोनोपली राइट मिल गया। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम, मैनेजमेंट करनी शुरू कर दी उन्होंने, सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। टू एलिमिनेट कंपटीशन एंड कंट्रोल कॉस्ट, ब्रिटिशर्स ने ही अपना सारा ट्रेड शुरू कर दिया कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए और चीज़ों की कॉस्ट जो थी उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बट बिफोर दे गेन पॉलिटिकल पावर, लेकिन इससे पहले कि वो पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करते, कंपटीशन फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड पोर्टुगीज टू गेन गुड्स फ्रॉम मार्केट। उनका अच्छा कंपटीशन था फ्रेंच लोगों से, डच से एंड पोर्टुगीज से मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जब उनका आपस में ये चल रहा था सिस्टम, तो उस टाइम जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो भी ज़्यादा फ़ायदे में थे, क्योंकि जो रॉ मटेरियल था वो इंडियन मर्चेंट से ही खरीदते थे। अब 4 लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं, फ्रेंच हैं, डच हैं, पोर्टुगीज़ हैं, तो जो ज़्यादा पैसा देता था इंडियन मर्चेंट्स को उसी को वो रॉ मटेरियल देते थे। लेकिन जब उन्होंने ट्रेड मोनोपली कर ली, सारे जो बाकी लोग थे उनको इंडिया से भगा दिया, अकेले ब्रिटिशर्स रह गए, तो इंडियन मर्चेंट्स को अब ब्रिटिशर्स को ही चीज़ बेचनी थी, तो ब्रिटिशर्स उनको ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे थे, उनसे लो कॉस्ट पर ही चीज़ें जो थे वो ले रहे थे। बट ब्रिटिशर्स एलिमिनेटेड एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स, उन्होंने जो ट्रेडर्स थे उनको ख़त्म कर दिया एंड इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल्ड ओवर वीवर्स थ्रू गोमेस्तीहस एक बॉडी बना ली थी जिसके थ्रू वो क्या कर रहे थे, इंडियन मर्चेंट्स थे चीप कॉस्ट पर, कम कॉस्ट पर रॉ मटेरियल जो थे वो खरीद रहे थे। दे प्रिवेंट वीवर्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद देयर बायर्स, वो क्या करते थे कि जो वीवर्स थे उनको अपने बायर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने में क्या करते थे, रोकते थे। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।